हेलो, आई एम डॉक्टर नित्यानंद दास। आज का मेरे डिस्कशन का टॉपिक है रिफाइंड ऑयल्स आर लाइक स्लो पॉइजन, विच इज़ द बेस्ट ऑयल टू ईट। रिफाइंड ऑयल इज लाइक स्लो पॉइजन, विच इज़ द बेस्ट ऑयल टू ईट। ओके, आज मैं आपको एक पार्ट में बताऊंगा कि ये रिफाइंड ऑयल क्यों एक स्लो पॉइजन है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑयल अच्छा होता है और वो क्यों अच्छा होता है। आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो पावर मिल जाएगी जिसको कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज। इस नॉलेज की पावर से आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑयल या कौन सा फैट आपको खाना चाहिए और कौन सा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कि कौन सा ऑयल बेटर होता है, कौन सा ऑयल अच्छा होता है, कौन सा ऑयल खाए, कौन सा ऑयल नहीं खाए। हम लोग अपने डॉक्टर से भी पूछते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से भी पूछते हैं, और मैंने देखा है कि कभी किसी को मोस्टली सही जवाब मिलता नहीं है, क्योंकि सही जवाब बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो दूसरों से पूछने की बजाय आप खुद डिसाइड कर पाइएगा, खुद ही डिसाइड कर पाइएगा कि कोई भी ऑयल जो भी आप खाना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। वो नॉलेज की पावर मैं आज आपको देना चाहता हूँ। आई होप कि इस लेक्चर से सबको ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो लेट्स बिगिन द टेक्निकल डिस्कशन। और हाँ, आपको ये समझने के लिए कि रिफाइंड ऑयल स्लो पॉइजन क्यों है, मैं इसको स्लो पॉइजन बोलता हूँ। मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्लो पॉइजन मैं इसको क्यों बोलता हूँ, और जो भी दूसरा ऑयल है खाने के लिए अच्छा है वो क्यों अच्छा है। ओके, तो आपके लिए इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझने का कोशिश करना पड़ेगा। ओके, इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिफाइंड ऑयल है ये क्यों एक स्लो पॉइजन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रिफाइंड ऑयल कहते किसको है। ये रिफाइंड ऑयल, इसको कि कॉमनली वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। सच्चाई ये है कि ये वेजिटेबल ऑयल है ही नहीं। ओके, ये एक वेजिटेबल सीड ऑयल है, तो इसमें कोई भी वेजिटेबल नहीं होता है। इसको बिना मतलब के वेजिटेबल ऑयल ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोलती है। देयर इज नो वेजिटेबल इन इट, इट इज अ वेजिटेबल सीड ऑयल। वेजिटेबल के सीड से ये आर्टिफिशियली अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बहुत से हार्मफुल केमिकल को डाल के रिफाइन करके बनाया जाता है। इसलिए इसको, इस रिफाइनमेंट प्रोसेस की वजह से इसको रिफाइंड ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे खतरनाक केमिकल को डाल के हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इसको रिफाइन किया जाता है, तो इसलिए इसको रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं। और वेजिटेबल ऑयल तो खैर है ही नहीं, वेजिटेबल सीड ऑयल से आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो इसलिए इसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, और ये रिफाइंड वेजिटेबल सीड ऑयल है। अब ये जो रिफाइंड ऑयल है ये दो कारणों की वजह से हेल्थ के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये दो कारण है, एक तो है कि इनका रिफाइनमेंट प्रोसेस, और दूसरा है इनका केमिकल कंपोजिशन। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है उसके ऊपर डिपेंड, उसकी वजह से हार्मफुल हो जाता है। तो बाद में जब मैं आपको कौन सा ऑयल अच्छा होता है जब मैं बताऊंगा, तो डिफरेंट ऑयल का कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दो चीज़ों की वजह से ऑयल हार्मफुल है, रिफाइंड वेजिटेबल सीड ऑयल जो है। रिफाइनमेंट प्रोसेस की वजह से हार्मफुल हो जाता है, और ये केमिकल कंपोजिशन। तो रिफाइनमेंट प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये रिफाइनमेंट प्रोसेस ही, ये जो इतना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो इसको प्रोसेस किया जाता है, प्लस इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल मिलाया जाता है रिफाइन करने के लिए, तो ये रिफाइनमेंट प्रोसेस को प्रो इन्फ्लेमेटरी बना देती है। आपके बॉडी में अंदर जाके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इससे हार्ट डिजीजेस का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये रिफाइनमेंट प्रोसेस, कोई भी ऑयल अगर वो रिफाइन किया हुआ है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। इन्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स में पॉइंट नंबर 1 के बारे में आप समझ सकते हैं। कोई भी ऑयल हो, भले वो अच्छा ऑयल हो, लेकिन अगर उसको रिफाइन कर दिया है तो वो आपके हार्ट के लिए और आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो क्योंकि ये रिफाइंड है इसलिए अच्छा नहीं है। प्लस सेकंड पॉइंट, अब इसका केमिकल कंपोजिशन सुनिए।
ये जितना भी रिफाइंड ऑयल है, अच्छा ये रिफाइंड ऑयल कहाँ से आता है वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बता दिया कि रिफाइंड ऑयल रिफाइनमेंट प्रोसेस क्या है। अब ये रिफाइंड ऑयल का बहुत सारा सोर्सेस है। आपने सुना होगा सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल, पाम ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, कैनोला ऑयल, सो एंड सो फोर्थ। तो इतने सारे सोर्सेस इसको किसी भी सोर्स से डिराइव किया गया हो, चाहे वो किसी भी बीज से बना हो, लेकिन क्योंकि ये रिफाइन किया जाता है इसलिए ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है आपके हार्ट के लिए और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। प्लस इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो रिफाइंड ऑयल होता है, एक दो को छोड़ के, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ एक दो को छोड़ के बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, कॉटन सीड हो, कैनोला हो, राइस ब्राउन हो, कुछ भी हो, इन सब में बहुत ही हाई अमाउंट में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। ये जितना भी रिफाइंड ऑयल है ये ओमेगा 6 फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। तो इतना हाई अमाउंट में ये ओमेगा 6 फैटी एसिड होने की वजह से ये इतना प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, इतना हार्मफुल हो जाता है। तो अब ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है क्या किसी भी ऑयल में या फैट में? ऑयल एंड फैट मोर और लेस एक ही चीज़ है। जब लिक्विड होता है तो उसको ऑयल बोलते हैं और जब सॉलिड होता है तो उसको फैट बोलते हैं। तो किसी भी ऑयल या फैट में तीन तरह का फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है ये भी बहुत तरह का होता है। जो हमारे कंसर्न का है वो ओमेगा 3 फैट एंड ओमेगा 6 फैट। टेक्निकल टर्म में इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम इसको ओमेगा 3 फैट और ओमेगा 6 फैट बोल सकते हैं। तो ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो दो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे कंसर्न के लिए है, वो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और ये जितना भी रिफाइंड ऑयल है, जितने भी सोर्सेस मैंने बताए हैं, एक दो को छोड़ के काफ़ी हाई मात्रा में, काफ़ी हाई परसेंटेज में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एकदम नेग्लिजिबल होता है। और मैं आपको बता दूं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है, ओमेगा 3 फैट, ये हार्ट के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी ऑयल में ज़्यादा हो तो आपके लिए और आपके हार्ट के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इन सारे रिफाइंड ऑयल में क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ना के बराबर होता है और सारा का सारा जो भी है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। सो दीज आर द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 6 फैट। तो ये ओमेगा 6 का जो इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। अब कैसे हार्मफुल हो जाता है वो भी सुनिए। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है, साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि ये ओमेगा 6 फैटी एसिड जब खाते हैं आप तो बॉडी में अंदर जाके ये मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज होके ये और टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें से एक है अल्फा हाइड्रोक्सी नॉनिनल। तो अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी नॉनिनल में जब ये मेटाबोलाइज होता है तो कन्वर्ट हो जाता है। अभी अल्फा हाइड्रोक्सी नॉनिनल एक प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। ये क्या करता है, और प्लस ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है बॉडी में जाके और भी इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स बॉडी जो नेचुरली रिलीज करती है उसकी मात्रा को रिलीज करने को और बढ़ा देता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स भी बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, इकोसिनोइड्स, अरेक्नोनिक एसिड, इन सब का जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। प्लस ये आपका बॉडी के अंदर जो भी नसें होती है उन नसों का जो इंटरनल लाइनिंग होता है, जो अंदरूनी परत होती है, उसमें जाके उसको डैमेज करता है, उसमें जाके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, उसमें जाके सूजन प्रोड्यूस कर देता है। तो एक बार इन्फ्लेमेशन अगर इंटरनल लाइनिंग में इस ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के टॉक्सिक मेटाबोलाइज ने कर दिया, उसको डैमेज कर दिया, तो एक बार जो डैमेज स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद थ्रू वेरियस कैस्केडिंग इवेंट्स अल्टीमेटली धीरे धीरे जाके उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाता है, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में खून का थक्का कहते हैं। और इसकी वजह से ही हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो वहाँ पे देखिए ये जो जितने भी रिफाइंड ऑयल है उसमें जो ओमेगा 6 फैटी एसिड इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, उसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का, ये खून का थक्का बनने का रिस्क भी बढ़ाता है। ये सारा साइंटिफिक एविडेंस में ये सारी बातें सामने आई है।
तो इन दोनों कारणों की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और रिफाइनमेंट प्रोसेस की वजह से ये काफ़ी हार्मफुल होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जब मेटाबोलाइज होके इतना इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। तो जो चीज़ आपके हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा रही है, जो आपके बाकी दूसरे प्रॉब्लम्स का भी रिस्क बढ़ा रही है, दूसरा और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो साइंटिफिक स्टडीज़ में, साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो रिफाइंड ऑयल में इतना हाई है, इसका कंजम्पशन से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस का सीवियरिटी बढ़ जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये रिफाइंड ऑयल जब आप खाते हैं तो ओवर ए लॉन्ग रन ऑफ कोर्स ये सारा जितना भी प्रॉब्लम है 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल में नहीं होता है, सारे इफेक्ट आने में काफ़ी लंबा समय लगता है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल। तो अब आपने देखा कि ये आप रिफाइंड ऑयल जब भी खाते हैं जिसमें ओमेगा 6 इतना हाई अमाउंट में होता है, ये आपके बॉडी के अंदर जाके इतना ज़्यादा नुकसान पैदा करता है, ओबेसिटी का खतरा बढ़ा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा रहा है, आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क का खतरा बढ़ा रहा है, ऑटोइम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज की सीवियरिटी बढ़ा रहा है। तो इतना सारा प्रॉब्लम होने की वजह से ही ये एक स्लो पॉइजन है। तो स्लो पॉइजन होता क्या है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइजन होते हैं उसको तो आप खाएंगे तो आप तुरंत मर जाएंगे, तो तुरंत पता लग जाता है कि ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। लेकिन जो स्लो पॉइजन जो होता है धीरे धीरे बॉडी में अपना हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो धीरे धीरे जो नुकसान करता है तो लोगों को ठीक से पता भी नहीं लग पाता है, और जब तक नुकसान उनको पता लगता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए इसको मैं स्लो पॉइजन बोलता हूँ। और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है रिफाइंड ऑयल में, तो इसीलिए किसी को भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। ओके, किस तरह से हार्म प्रोड्यूस करता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि तब खाने के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा होता है। ओके, इसके लिए फिर वही चीज़ है जैसे कि मैंने रिफाइंड ऑयल के बारे में बताया कि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी ऑयल आप खाना चाहते हैं, ऑयल या फैट, उसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसका कंपोजिशन क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि 2-3 चीज़ों के बारे में पता करना पड़ता है कि उसमें सैचुरेटेड फैट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में आपको ये पता करना होगा कि उसमें ओमेगा 3 फैट कितना है और ओमेगा 6 फैट कितना है। ओके, 1-2 को छोड़ के बाकी सब में ओमेगा 6 फैट ही होता है। तो आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैट के चक्कर में आप नहीं भी पड़ेंगे, खाली आप ये पता कर लेंगे कि उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको कि शॉर्ट में पूफा बोलते हैं, वो कितना % है, उसी से आपका काम बन जाएगा। जो 1-2 में थोड़ा सा ओमेगा 3 भी ज़्यादा होता है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सब में चाहे कोई भी हो, सोयाबीन हो, कॉटन सीड हो, कैनेला हो, राइस ब्राउन हो, कुछ भी हो, सब में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप ये 3 चीज़ पता कर लीजिए कि उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है, उसमें मूफा फैट कितना है, और उसमें पूफा फैट कितना है। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में मूफा बोलते हैं। और ये जो किसी भी ऑयल में, मान लीजिए कि आप कोई भी ऑयल खाना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल खाना चाहते हैं, पीनट ऑयल खाना चाहते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाना चाहते हैं, कुछ भी खाना चाहते हैं, बटर खाना चाहते हैं, कुछ भी घी खाना चाहते हैं, उसमें आप ये पता कर लीजिए कि इसका केमिकल कंपोजिशन कौन सा है, क्या है, और ये आपको गूगल सर्च पे आसानी से मिल जाएगा। उस केमिकल कंपोजिशन को आप पता कर लीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा। तो 3 चीजें आपको पता कर लेनी है, सैचुरेटेड फैट कितना है, मूफा फैट कितना है, और पूफा फैट कितना है। अब इसके पहले कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं, केमिकल कंपोजिशन और उसका इंटरप्रिटेशन, मैं आपको कुछ साइंटिफिक एविडेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है ये रिसर्च की स्टडीज़ का जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो कंक्लूजन है, वो सुन के आपको काफ़ी आश्चर्य होएगा। और शायद जिन लोगों ने, जो लोग हम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, उनके ऊपर शायद आपको गुस्सा भी आए, नाराजगी भी होगी। तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस के बारे में आप सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फैट ऑयल आपके लिए अच्छा है या नहीं हो, कैसे डिसाइड करना है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, इसका नाम है मिनेसोटा कोरोनरी एक्सपेरिमेंट। ये लगभग 9,500 लोगों पे किया गया था मिनेसोटा USA में। तो इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था, जो रिसर्चर्स थे, रिसर्च करने वाले, उन लोगों का ये मानना था कि ये सैचुरेटेड फैट जो होता है बहुत ही ख़राब होता है, और ये जो पूफा फैट होता है जो कि रिफाइंड ऑयल में होता है, जिसको कि मैंने अभी अभी कहा है कि स्लो पॉइजन होता है, इनका मानना था कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है।
तो पुफा फैट जिसमें कि ओमेगा 6 हाईली बहुत ज़्यादा होता है, ये लोग का मानना था कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि लोगों का सैचुरेटेड फैट का क्वांटिटी खाने में कम कर दो और ये रिफाइंड ऑयल बढ़ा दो, जिसमें कि बहुत ही हाई अमाउंट में ओमेगा 6 फैट होता है। तो इन लोगों ने यही एक्सपेरिमेंट किया इस बिलीफ में कि जब हम रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा देंगे और सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन, इन लोगों का ये भी मानना था कि सैचुरेटेड फैट बहुत खराब चीज़ होता है। तो इन लोगों ने किया, सैचुरेटेड फैट कम कर दिया, रिफाइंड ऑयल बढ़ा दिया। मिनेसोटा कोरोनरी सर्वे में कॉर्न ऑयल यूज़ किया गया था और ये करके उन्होंने देखा कि रिजल्ट क्या निकलता है। अब सुनिए कि इसका कंक्लूजन क्या था। हाँ, इन लोग का ये भी मानना था कि ये पुफा ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल कम होने से फिर हार्ट डिजीज में बेनिफिट मिलेगा। तो अब इसका कंक्लूजन सुनिए। इसका कंक्लूजन था कि जिन लोगों को सैचुरेटेड फैट कम कर दिया और रिफाइंड ऑयल, कॉर्न ऑयल बढ़ा दिया, उन सब लोगों में तो नहीं, लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा तो जरूर कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो जरूर कम हो गया, लेकिन उनके हार्ट डिजीज की फ्रिक्वेंसी, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया और उनके ओवरऑल मोर्टेलिटी का भी रिस्क बढ़ गया। यानी उनके हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया और ओवरऑल उनके मरने का भी खतरा बढ़ गया। अब देखिए साइंटिफिक एविडेंस का कंक्लूजन क्या है। हम सोचते क्या है, लोगों ने हमको क्या बताया है वो एक अलग है। साइंटिफिक एविडेंस से बता रहा है कि जिन लोगों ने ज़्यादा कॉर्न ऑयल खाया, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल खाया और सैचुरेटेड फैट कम खाया, उन लोगों का हार्ट डिजीज का रिस्क और ओवरऑल मोर्टेलिटी का खतरा और बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल भले उनका कम हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन खतरा बढ़ गया, हार्ट डिजीज और ओवरऑल मोर्टेलिटी। एक और साइंटिफिक स्टडी है, सिडनी डाइट हार्ट स्टडी। ये लगभग 450-500 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसका भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेम था। रिसर्चर्स का यही मानना था कि सैचुरेटेड फैट बहुत खराब चीज़ है, सैचुरेटेड फैट कम कर दो और ये जो पुफा फैट है जो कि रिफाइंड ऑयल में होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो रिफाइंड ऑयल बढ़ा दो। इसमें उन लोगों ने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया था। तो देखा गया इसका कंक्लूजन क्या हुआ, सेम। जिन लोगों को सैचुरेटेड फैट कम कर दिया और ये सनफ्लावर ऑयल, ये जो रिफाइंड ऑयल बढ़ा दिया, उन लोगों में हार्ट डिजीज एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ गया और उनकी ओवरऑल मोर्टेलिटी भी बढ़ गई। कोलेस्ट्रॉल जरूर थोड़ा बहुत कम हो गया। तो आप देखिए साइंटिफिक एविडेंस, ये सारे साइंटिफिक एविडेंस जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। साइंटिफिक एविडेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो कि बेस्ट एविडेंस होता है, बेस्ट रिसर्च पैटर्न होता है, और दूसरा होता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके रिसर्च किया जाता है। तो जितना भी रिसर्च स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं। इससे अच्छा कोई साइंटिफिक एविडेंस हो ही नहीं सकता। कुछ लोग क्वेश्चन आंसर भेज के अपना साइंटिफिक स्टडी कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे कुछ भी कंक्लूजन उल्टे सीधे निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सिडनी डाइट हार्ट स्टडी का कंक्लूजन भी वही था। जिन लोगों को रिफाइंड ऑयल बढ़ा दिया, उनका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया, उनका ओवरऑल मोर्टेलिटी का भी रिस्क बढ़ गया, सैचुरेटेड फैट भी कम कर दिया इन लोगों ने। तो उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। एक और साइंटिफिक स्टडी है रोज कॉर्न ऑयल स्टडी। इसमें भी रिसर्चर्स ने यही सोचा कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर दो, ये रिफाइंड ऑयल को बढ़ा दो, सैचुरेटेड फैट को कम कर दो, जिससे कि हार्ट डिजीज और हार्ट रिस्क में बेनिफिट मिलेगा। रिजल्ट क्या हुआ, ठीक उसका उल्टा जो उन लोगों का सोचना था। उसके बाद रिसर्चर्स ने अपने कंक्लूजन में लिखा कि दिस कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड ऑयल कैन नॉट बी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द हार्ट हेल्थ। तो इसमें भी वही था कंक्लूजन। जिन लोगों को ये दिया गया कॉर्न ऑयल, उन सब लोगों का ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया और मोर्टेलिटी भी बढ़ गई। एक और साइंटिफिक स्टडी है, वो है वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव। वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव रैंडमाइज कंट्रोल डाइटरी मॉडिफिकेशन ट्रायल। ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने करवाया था। इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट को लगभग $700 मिलियन का खर्चा आया था। सच ए कॉस्टली स्टडी। इसके बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था कि रिसर्चर्स ने सोचा कि सिर्फ सैचुरेटेड फैट ही हम क्यों कम करें, हम तो टोटल फैट ही कम कर देते हैं, लो फैट डाइट देंगे हम लोग, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि लो फैट डाइट बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने लो फैट डाइट दिया, टोटल फैट ही कम कर दिया, सिर्फ सैचुरेटेड फैट नहीं, टोटल फैट ही कम कर दिया। तो अब ये स्टडी लगभग 13 सालों तक चली थी। 5 साल तक इसका एक्टिव इंटरवेंशन फेज था और उसके बाद फर्दर 2 स्टेजेस में फॉलो अप फेज था। ये लगभग 49,000 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन पे किया गया था ये। तो अब इसका कंक्लूजन सुनिए।
इस स्टडी का कंक्लूजन था, इतनी कॉस्टली स्टडी का कंक्लूजन सुनिए, कि जिन लेडीज़ को लो फैट डाइट दिया गया था, अगर उनको स्टडी स्टार्ट करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी हार्ट डिजीज नहीं था, तो उनको लो फैट डाइट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। नो बेनिफिट ऑफ लो फैट डाइट व्हाटसोएवर। एंड कंक्लूजन नंबर 2, और जिन लेडीज को ये डिजीज ये रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते समय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज था, अगर पहले से ही उनको हार्ट डिजीज था और उनको लो फैट डाइट जब दिया गया तो उनको हार्ट डिजीज का रिस्क और ज्यादा बढ़ गया। तो दिस डाइट हार्म दैम, और उनका जो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया, उसका हैजर्ड रेशियो था 1.26। सो दैट मीन्स उनका हार्ट डिजीज का रिस्क 26% ज्यादा बढ़ गया लो फैट डाइट खाने से, जिन लेडीज को पहले से ही हार्ट डिजीज थी। तो देखिए, अगर लो फैट डाइट खाने से अगर बेनिफिट मिलता तो हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाना चाहिए था, उल्टा उनका हार्ट डिजीज का रिस्क और ज्यादा बढ़ गया, जिन लोगों को हार्ट डिजीज थी। और जिन लोगों को हार्ट डिजीज नहीं थी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो देखिए साइंटिफिक एविडेंस क्या बता रहा है और हम लोगों को क्या सोचने पे मजबूर किया गया है। एक और साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताऊंगा, मिस्टर फिट स्टडी, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल, शॉर्ट में कहते हैं मिस्टर फिट स्टडी। तो वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव लेडीज पे किया गया था, और ये मिस्टर फिट स्टडी जेंट्स, ये इट वाज डन ऑन मैन। तो इसमें भी बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे। एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था कि टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम कर दो, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करने से हार्ट डिजीज में का रिस्क कम हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगी, ओवरऑल मोर्टेलिटी भी कम हो जाएगी। ये तो उन्होंने इंटरवेंशन करके कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम कर दिया ब्लड में। अब इसका रिजल्ट सुनिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, जिन लोगों में जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम किया गया, उनका हार्ट डिजीज का रिस्क, ओवरऑल मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। Lower the cholesterol value in the blood, higher the risk of coronary artery disease, heart disease and overall mortality। तब देखिए साइंटिफिक स्टडी क्या कहता है कि जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कम हो गई, उतना ज़्यादा उनका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ गया। तो इतना सारे स्टडीज़ के बारे में मैंने बताया है आपको। अब तक आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये जो सैचुरेटेड फैट को बिना मतलब का बदनाम किया गया है, सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट एट ऑल बैड। जिन लोगों में भी सैचुरेटेड फैट कम किया गया उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उल्टा सैचुरेटेड फैट कम करके जब पॉलीअनसैचुरेटेड पूफा फैट बढ़ाया गया तो उल्टा उनको नुकसान हो गया। और आज की डेट तक, टिल डेट, देयर इज़ नो क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस जिसमें कि ये पता लगा है कि सैचुरेटेड फैट खाने से किसी को कोई नुकसान हो गया। ठीक है, और इतने सारे एविडेंस मैंने आपको बताया जिसमें कि रिफाइंड ऑयल खाने से लोगों को नुकसान हो गया है। तो अब ये साइंटिफिक एविडेंस मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फैट या कौन सा ऑयल खाने के लिए अच्छा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमको इसके लिए इसका केमिकल कंपोजिशन जानना होगा। कंपोजिशन आपको गूगल सर्च पे मिल जाएगा। कोई भी ऑयल आप खाना चाहते हैं तो आप देखिए गूगल सर्च में कि उसमें फैट, सैचुरेटेड फैट कितना है, मुफा फैट कितना है, पूफा फैट कितना है। सैचुरेटेड फैट कितना भी हो, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ही है। तो ऑयल में सैचुरेटेड फैट कितना भी परसेंट हो, आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको देखना क्या है, फिर दो चीज़ देखनी है सिर्फ, मुफा कितना है और पूफा फैट कितना है, उसका परसेंटेज देखिए। अब मैं आपको एग्जांपल देके कुछ बताऊंगा, ऑलिव ऑयल का एग्जांपल, उसके बाद फिर कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ऑलिव ऑयल खाने के लिए और हार्ट के लिए और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अब ये क्यों अच्छा है वो देखिए। ऑलिव ऑयल का केमिकल कंपोजिशन जो होता है, इसमें 70% मुफा फैट होता है, मुफा ऑयल होता है 70%। मुफा ऑयल भी हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। तो किसी भी ऑयल में या फैट में मुफा अगर ज़्यादा होएगा, पूफा अगर कम होएगा, तो आपके हार्ट के लिए और आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसमें मुफा ऑयल देखिए 70% है और पूफा ऑयल सिर्फ 9% है, ओमेगा 6 पूफा। तो देखिए जो ओमेगा 6 पूफा जो इतना ख़राब होता है हार्ट के लिए और हेल्थ के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो इसमें सिर्फ 9% है। और मुफा जिसको कि अच्छा मानते हैं ये है 70%। तो इसीलिए ये ऑयल आपके लिए अच्छा होता है, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, रिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऑलिव ऑयल ही, अगर ये रिफाइंड ऑलिव ऑयल है, रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी मिलता है मार्केट में और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी मिलता है। तो अगर ये यही ऑलिव ऑयल, भले इसका केमिकल कंपोजिशन कुछ भी, अगर ये रिफाइंड हो गया तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसीलिए हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है। अब दूसरा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के केमिकल कंपोजिशन सुनिए। मस्टर्ड ऑयल में जो मुफा ऑयल होता है वो 60% होता है। देखिए ऑलिव ऑयल में 70% है और मस्टर्ड ऑयल में 60% है, थोड़ा सा ही कम है।
और पुफा ऑयल ऑलिव ऑयल में था 9% और मस्टर्ड ऑयल में होता है अप्रोक्सीमेटली 20%। इस 20% पुफा ऑयल में 6% ओमेगा 3 पुफा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ओमेगा 3 पुफा हार्ट के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब ये 14% सिर्फ ओमेगा 6 पुफा है इस मस्टर्ड ऑयल में। उसमें 9% था ऑलिव ऑयल में, इसमें 14% है, सिर्फ 6% ही ज़्यादा है। और मुफा ऑयल भी सिर्फ थोड़ा सा ही कम है। इसलिए मस्टर्ड ऑयल याद रखिए, मस्टर्ड ऑयल भी फिर अगेन रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए, ये कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस होना चाहिए। तो कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल भी इसीलिए आपके हार्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब दूसरा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी फिर याद रखिए, अगर ये रिफाइंड कोकोनट ऑयल है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होना चाहिए। तो ये कोकोनट का केमिकल कंपोजिशन है, ये लगभग 85% सैचुरेटेड फैट होता है। और पुफा और इसमें 2 से 3% है, काफ़ी कम होता है। तो और जैसे कि मैंने आपको इतना वेरियस स्टडीज़ के बारे में बताया है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं आज तक जिसमें कि ये पता लगा हो कि ये जो सैचुरेटेड फैट खाने से किसी को कोई हार्ट डिजीज़ या ओवरऑल मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ गया। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं। उल्टा साउथ इंडिया में लोग कोकोनट ऑयल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ऑयल खाते हैं। तो ये देखा गया है इन साइंटिफिक स्टडीज़ में कि जो पुराने जनरेशन के लोग थे जो कि अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल खाते थे, उन लोगों का हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ही कम था। और जब भी ये साउथ इंडियन जब बड़े शहरों में जाके रिफाइंड कोकोनट ऑयल या अदर रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, दूसरे रिफाइंड ऑयल खाने लगे, तो उन लोगों का फिर हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ गया। तो ये अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल भी आपके लिए अच्छा है, ऑलिव ऑयल आपके लिए अच्छा है, अनरिफाइंड कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल आपके लिए अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, पहले मैं आपको घी एंड बटर के बारे में बता दूं। अब घी का केमिकल कंपोजिशन सुनिए। घी में लगभग 55 to 60% सैचुरेटेड फैट होता है और अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% मुफा फैट होता है। तो मुफा फैट या मुफा ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी साइंटिफिक कम्युनिटी हर जगह सब लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% मुफा होता है इस घी में, एंड 55 to 60% सैचुरेटेड फैट होता है और जस्ट 2 to 3% पुफा होता है। इसलिए घी जो है, ऑफ कोर्स मिलावटी घी नहीं होना चाहिए कि इसमें डालडा मिला दिया, कुछ और मिला दिया। अगर ये आपको शुद्ध घी घर पे बना रहे हैं या शुद्ध घी आपको मार्केट से मिल रहा है, तो शुद्ध घी भी बहुत ही अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस आज तक है ही नहीं कि शुद्ध घी खाने से किसी को कोई नुकसान हो गया। और केमिकल कंपोजिशन आपने देखा ही कितना ज़्यादा, इसमें मुफा भी ज़्यादा होता है और पुफा बहुत ही कम होता है, प्लस सैचुरेटेड फैट जो कि खुद ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए घी भी आपके खाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल या फैट है। घी में आप डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑलिव ऑयल जो है खाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं कर सकते, इसमें कोई भी डीप फ्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि ये जल जाएगा, इसका स्मोक पॉइंट काफ़ी लो होता है। तो घी आप यूज़ कर सकते हैं डीप फ्राइंग के लिए। एक और है बटर। बटर में लगभग 60% सैचुरेटेड फैट होता है और पुफा जो होता है इसमें 2 से 3% होता है। तो इसलिए घी, बटर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, प्लस एवोकाडो ऑयल। इंडिया में एवोकाडो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन एवोकाडो ऑयल जो है वो भी ऑलिव ऑयल की तरह है। तो अगर कोई खाना चाहे तो एवोकाडो ऑयल भी खा सकता है। तो ये सारा ऑयल या फैट जो है ये आपके खाने के लिए अच्छा होता है। ओके, अब मैं आपको केमिकल कंपोजिशन इन रिफाइंड ऑयल का बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। अब ये जितना भी रिफाइंड ऑयल है, एक सेसमी ऑयल को छोड़ के, नॉट सेसमी ऑयल, आई एम सॉरी, ये फ्लैक्सीड ऑयल को छोड़ के एंड पाम ऑयल को छोड़ के, फ्लैक्सीड ऑयल एंड पाम ऑयल को छोड़ के जितना भी ये रिफाइंड ऑयल है, चाहे किसी भी सोर्स का हो, ये सब में 50% से ज़्यादा ओमेगा 6 फैट होता है। 50, 60, 70, 80, 90% तक ओमेगा 6 फैट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ओमेगा 6 फैट कितना हार्ट और हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल होता है। और आपको ये भी बताया कि ऑलिव ऑयल, जिसको कि हार्ट एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें सिर्फ 9% ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। और ये जितने भी रिफाइंड ऑयल है इसमें 50, 60, 70, 80, 90% ओमेगा 6 फैट होता है।
तो देखिए कितना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 6 फैट है, और इसी वजह से रिफाइंड ऑयल एक स्लो पॉइजन का काम करता है, बिकॉज ऑफ दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्लस इसका रिफाइनमेंट प्रोसेस। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको डिसाइड करना है कि आपके खाने के लिए कौन सा ऑयल अच्छा है और कौन सा ऑयल अच्छा नहीं है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को खुद पता नहीं होता है वो दूसरों को भी मिसगाइड कर देते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपका डॉक्टर हो। इन लोगों को मैक्सिमम को खुद ही नहीं पता होता है कि क्या बेटर है और क्या नहीं बेटर है। तो आप इस पावर ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और खुद पता लगाइए कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन सा ऑयल और कौन सा ऑयल अच्छा नहीं है। अब 2 ऑयल जो है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि मैंने कहा है कि ओमेगा 6 जो है थोड़ा सा कम होता है। तो उसमें से एक है ये पाम ऑयल। तो पाम ऑयल है, उसमें 50% 45 to 50% ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है और 45 अप्रोक्सीमेटली 45% सैचुरेटेड फैट होता है। लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, ये नेचर में पाम ऑयल मिलता ही नहीं। आप पाम के बीज को कितना भी स्क्वीज कीजिए, इसमें से ऑयल निकलने वाला नहीं। ये भी आर्टिफिशियली रिफाइन करके बनाया जाता है। तो भले इसमें 80-90% ओमेगा 6, भले इसमें 80-90% पूफा फैट नहीं है, भले इसमें 40% ही है, लेकिन क्योंकि ये 40% भी काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्लीज रिमेंबर, प्लस इसको रिफाइन करके बनाया जाता है, इसलिए पाम ऑयल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। एक और ऑयल है फ्लैक्सीड ऑयल। अब ये फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3 पूफा का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ओमेगा 6 कम होता है और ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द ये फ्लैक्सीड ऑयल रिफाइंड ऑयल होता है, रिफाइनमेंट करके बनता है। तो जैसे ये रिफाइंड हो गया तो चाहे कुछ भी हो उसमें, ओमेगा 3 हो, ओमेगा 6 हो, आपके लिए ऑलरेडी हार्मफुल हो गया। अगर ये अनरिफाइंड फ्लैक्सीड ऑयल मिले तो क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, तो ये आप कभी कभार इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक और ऑयल है जो कि फ्रिक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा, वो है पीनट ऑयल। तो पीनट ऑयल, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि अगर ये रिफाइंड पीनट ऑयल है तो बस ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके खाने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर अनरिफाइंड पीनट ऑयल आपको अगर मिले, जिसको कि वुड प्रेस्ड ऑयल भी बोलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड पीनट ऑयल भी मिलता है। पीनट ऑयल का केमिकल कंपोजिशन में आपको बताऊंगा कि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगभग 50% होता है और ये पूफा लगभग 30% होता है। तो 30% भी काफ़ी हाई है। ऑलिव ऑयल में देखिए सिर्फ 9% है, मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 6 पूफा सिर्फ 14% है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 30% है, तो काफ़ी हाई है। लेकिन फिर भी 60, 70, 80, 90% वाले जो रिफाइंड ऑयल होते हैं उससे तो कम ही है। तो कभी कभार आपको खाना है तो ये पीनट ऑयल भी अकेजनली, वंस इन अ वाइल, कभी कभार आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभार, नॉट डेली। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह आप इसमें सर्च कीजिए कि क्या कंपोजिशन है, प्लस रिफाइंड है या नहीं, और खुद डिसाइड कर लीजिए, आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप ये रिफाइंड ऑयल खाते रहेंगे लॉन्ग टर्म पे तो आपको ये लंबे समय में आपको काफ़ी नुकसान करेगा। कैसे नुकसान करेगा, क्या नुकसान करेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप ये पावर ऑफ नॉलेज का सब लोग इस्तेमाल करेंगे और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सूटेबल ऑयल का सिलेक्शन करेंगे। सो दिस इज डॉक्टर नित्यानंद दास signing off. Thank you very much.